हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं और सीधे लेकर के चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। और ये आया चैप्टर नंबर 8। बोलो भाई, चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है सर? चैप्टर नंबर 8 का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एंटिटी, ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। सर फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या? फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और इन्वेस्टमेंट, पैसा, पैसे से रिलेटेड जो कंपनियां बात करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बात करती है, उन्हें क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। और ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज या एंटिटी या इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स पढ़े उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या इश्यूज उसमें आ सकते हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे लिए अच्छा है, इंडिया में बिजनेस करें तो क्या, इंडिया के बाहर बिजनेस करें तो क्या। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि भैया बिजनेस करोगे, पैसा कहां से लाओगे, तुम्हें पैसा देगा कौन, तो कौन पैसा देगा, कैसे देगा, उन सभी चीजों के बारे में हम कहां बात करेंगे? इस चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो एंटिटीज, वो कंपनीज जो पैसे से रिलेटेड बात करती है या मनी या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करती है। जैसे कि बैंक, बैंक क्या करती है? मनी से रिलेटेड बात करती है, आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, आपको लोन बांटती है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे कि जेरोदा, ग्रो, ये क्या करती है? आपसे पैसे लेती है, स्टॉक खरीदते हैं आप इन के थ्रू, तो आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है, वो भी क्या, एक फाइनेंशियल सर्विस। तो ऐसी एंटिटीज के बारे में क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। इसी में सबसे पहला डिस्कशन है हमारा, वो क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसे जोर से चौंकना नहीं है आपको, आपने ये नाम चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सबसे पहला तो क्या बोला? कंपनी। तो कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी अभी हमने पढ़ा, फाइनेंस का मतलब क्या? मतलब ऐसी कंपनी जो पैसे से रिलेटेड बात करती है। सर मतलब ऐसी कंपनी जो कंपनी से 2013 में बनी है, जो फाइनेंशियल सर्विस देती है पर बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग। अगर बैंक हो गई तो उसको अलग बोल देंगे कि इट इज अ बैंकिंग कंपनी। पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विस भी दे रही है पर बैंक के जैसे रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यही लिखा हुआ है। A company registered under Companies Act 2013 engages in financial activities like loans and advance। आपको लोन देती है, आपसे एडवांसेस कलेक्ट करती है, आपको लीज पे कोई सामान देती है, हायर परचेस पे कोई सामान देती है, इंश्योरेंस की सर्विस देती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्योंकि आप फाइनेंस वाला काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी भी है पर आप बैंक नहीं है, तो हम आपको क्या बोलेंगे? दैट यू आर अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। किसी भी एंटिटी को एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनबीएफसी। अब से हम क्या यूज करेंगे? एनबीएफसी। किसी भी एंटिटी को एनबीएफसी बोलने के लिए, किसी भी एंटिटी को एनबीएफसी बोलने के लिए उस एंटिटी को एक टेस्ट पास करना होता है। और उस टेस्ट का नाम क्या होता है? सर उस टेस्ट का नाम होता है 50-50। अरे सर 50-50 ओवर का मैच नहीं, 50-50 दो क्राइटेरिया है जो एक एनबीएफसी को क्वालिफाई करना पड़ेंगे। अगर वो ये दो क्राइटेरिया क्वालिफाई करती है तो हम बोलेंगे कि ये कंपनी क्या है? तो ये कंपनी एक एनबीएफसी मानी जाएगी। सर 50-50 का पहला 50 क्या होता है? कि जो कंपनी की टोटल असेट्स हैं, एक कंपनी है उसकी टोटल असेट्स का 50% कम से कम क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल असेट्स होना चाहिए। सर फाइनेंशियल असेट मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है और ये कंपनी क्या है? अपने आप को एनबीएफसी बोल रही है। एनबीएफसी क्यों बोल रही है? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। कौन सी फाइनेंशियल सर्विस? तो हमने बोला सर ये लोन देती है, लोन्स एंड एडवांसेस का इसका काम है। ये क्या करती है? लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और फिर लोगों को लोन देती है। हमने बोला ठीक है। तो देखो, एक कंपनी ने मान लो तुम्हें लोन दिया, तो उस कंपनी के लिए तुम क्या हो? एक असेट है। उसने तुम्हें एक लोन दिया है, जो लोन दिया है वो लोन क्या है? एक असेट। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? कि ये कंपनी की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में असेट आ रही है, मान लो टोटल ऑफ असेट साइज कितना है? 100। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस 100 में से
कम से कम 50 क्या होना चाहिए, कम से कम 50 क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल असेट। और इस कंपनी के लिए फाइनेंशियल असेट क्या है, लोन। तो जो फाइनेंशियल असेट है that should be at least 50% of your total asset। टोटल असेट का कम से कम 50% क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल असेट। सेकंड, आपकी जो टोटल ग्रोस इनकम है, जो P&L में ग्रॉस इनकम आती है, उस ग्रॉस इनकम का एटलीस्ट 50% फाइनेंशियल असेट से आना चाहिए। आप फाइनेंशियल असेट, आपकी लोन थी, अभी हमने बात करी, तो वो लोन कोई आपने फ्री में थोड़ी दिया है, उस लोन से आप इनकम कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो इंटरेस्ट की इनकम जो है वो कम से कम 50% ऑफ ग्रॉस इनकम आपकी होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन को जब आप सेटिस्फाई करते हैं, दोनों कंडीशन को, एक को नहीं, बीच में क्या है एंड, 50-50 में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर आप करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक एंटिटी को हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोल सकते हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हो तो हम आपको एनबीएफसी क्लासिफाई नहीं करेंगे, आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हम नहीं बोलेंगे। सर बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है, भाई एनबीएफसी जो होती है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। चैप्टर नंबर 2 जब निधि कंपनी पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट की कितने समय बाद ये मैच्योर होंगे। तो जो एनबीएफसी है वो टाइम डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकती है पर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है हम लोगों का बैंक में, हम जमा करते हैं पैसा और जब मर्जी होती है जाके वो पैसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हमने बोला भाई बैंक चलो 50,000 रुपए हमको वापस करो, पर ऐसा एनबीएफसी में जाके नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एनबीएफसी आपसे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, एनबीएफसी सिर्फ टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरा, एनबीएफसी जो है वो चेक इश्यू नहीं कर सकती, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। चेक क्या होता है, जो चेक होता है बैंक इशू करती है, वैसे चेक की सुविधा आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। तीसरा, एक डिपॉजिट अंडर एनबीएफसी जो होते हैं वो DICGC में कवर्ड नहीं होते हैं। एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्कीम होती है जिसके अंदर आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो अप टू ₹5 लाख सिक्योर्ड होते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया और वो बैंक डूब गई तो भी आपके 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करके देती है, पर ऐसी सुविधा एनबीएफसी के केस में अवेलेबल नहीं होती है। एनबीएफसी में DICGC का इंश्योरेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि सर एनबीएफसी कितने तरह की होती है, तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्लास में बताया था कि एनबीएफसी दो तरह की होती है, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग और एक डिपॉजिट टेकिंग। ठीक, एनबीएफसी एनडी, एनडी का मतलब नॉन डिपॉजिट, तो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग और एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। तो देखो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। नॉन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि ये वाली एनबीएफसी आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और एनबीएफसी डिपॉजिट का मतलब ये वाली एनबीएफसी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक, फिर मैंने बोला कि जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है वो फर्दर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई होती है। कौन कौन सी, पहला एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरा नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। सर इसका मतलब क्या, सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिस्टम सर, सिस्टम कौन सा, सिस्टम मतलब हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी मतलब वैसी एनबीएफसी जिससे इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, जो बड़े लेवल की एनबीएफसी, बड़े साइज की एनबीएफसी होती है। कितने बड़े साइज की सर, तो हमने बोला अगर कोई एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उसकी असेट अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि ये एनबीएफसी क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। एनबीएफसी जिसका असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अगर असेट साइज अप टू 500 करोड़ है तो वो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। फिर मैंने बोला कि देखो एक एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग होती है, जो एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना वो सिस्टम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों, क्योंकि आपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, मान लीजिए वो डिपॉजिट्स आप रिपेमेंट करने में फेल हो गए तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से जाएगा,
बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से जाएगा, इसलिए एसी एनबीएफसीज को हमेशा सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बोलते हैं। सर ये सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट होने से होता क्या है? तो मैंने आपको बोला कि जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है ना, उनके ऊपर आरबीआई के स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। मतलब जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है उनको आरबीआई ज्यादा गवर्न करती है, उनके ऊपर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, और जो एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट होती है उनके ऊपर आरबीआई के लाइटर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अप्लाई होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कौन खा गया? रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। लाइटर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, पर जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट होती है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। एनबीएफसीज गवर्न होती है आरबीआई द्वारा इशू की गई गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक। एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो स्टेट लॉ होते हैं वो एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। एनबीएफसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के थ्रू ही गवर्न होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो एनबीएफसी को माननी पड़ती है। स्टेट लॉ की कंप्लायंस उसको करना मैंडेटरी नहीं है, या स्टेट लॉ के रूल्स के हिसाब से एनबीएफसी नहीं चलती है। अगर आरबीआई के रूल और स्टेट लॉ में कुछ कॉन्ट्रावेंशन आता है तो ऐसे केस में आरबीआई के जो रूल्स हैं वो हमेशा जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा था स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमने बोला था वैसे तो हमने एनबीएफसी को डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग में बांटा था, पर मैंने बोला कि हमने एनबीएफसी को और एक अलग क्लासिफिकेशन दिया था, और वो क्लासिफिकेशन किसका था? स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमने एनबीएफसी को 4 स्केल में बांटा था। कौन कौन सी 4? सर ये 4 स्केल में बांटा था। सबसे पहले एक तो बेस लेयर थी, दूसरी मिडिल लेयर थी, तीसरी अपर लेयर और चौथी टॉप लेयर। सर इनका मतलब क्या? इनका मतलब ये होता है कि हम एनबीएफसी को इन 4 भागों में बांटते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं। स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि इनके ऊपर कैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लीकेबल होगा। तो मैंने बोला कि ये जो बेस लेयर की एनबीएफसी होती है ना, इनके ऊपर कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, बिल्कुल लेस। फिर मिडिल वाली में इनसे थोड़े से ज्यादा, अपर वाली में थोड़े और ज्यादा, और टॉप वाली एनबीएफसी में सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। इन एनबीएफसी को सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। तो मैंने बोला कि बेस लेयर मतलब क्या? बेस लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है? तो मैंने बोला बेस लेयर के अंदर वो एनबीएफसी आती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है और जिनका असेट साइज 1000 करोड़ रुपीस तक का है। ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है और असेट साइज 1000 करोड़ तक का है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि इस एनबीएफसी को हम बेस लेयर में क्लासिफाई करेंगे। दूसरा, ऐसी एनबीएफसी जो P2P प्लेटफॉर्म में है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में है। तीसरा, अकाउंट एग्रीगेटर। चौथा, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। और ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक से किसी भी रूप में इंटरेक्ट नहीं करती है। ऐसी एनबीएफसी के ऊपर मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अप्लीकेबल होते हैं। ये चारों पांचों बातें, ये जो तीनों हैं, P2P, अकाउंट एग्रीगेटर और नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, हमने क्लास में बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया था। आपको याद आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रही हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी रेलेवेंट नहीं है। आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए इनका, हमारा काम उसी से चल जाएगा। वैसे इनका जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो मैंने ब्रैकेट में प्रोवाइड आपको किया है। जो बेस लेयर की एनबीएफसी होती है उनके ऊपर मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन और सिंपलर कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड, मिडिल लेयर, ये ध्यान रखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है, पर ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी दिन एग्जाम में आपको पीछे से आके हेलो बोल देगा कि देखो मैं आ गया, मैंने बोला था, ठीक है। सेकंड, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है? सर मिडिल लेयर के अंदर सबसे पहले तो वो एनबीएफसी आ गई जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। दूसरा, ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करती पर असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ से कम था तो हमने बेस लेयर में ले लिया था उनको। अगर 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया तो कहां ले लेंगे? मिडिल लेयर के अंदर, ठीक है। तीसरा, ऐसी एनबीएफसी जो कहां पे इन्वॉल्व है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये भी 4 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी है। हम लोगों ने क्लास में इनको भी डिटेल में पढ़ा था। याद आती हो तो बहुत अच्छी, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं, नाम याद कर लीजिए। ये इतनी एनबीएफसी
इनको हम कहाँ क्लासिफाई करते हैं? इनको हम क्लासिफाई करते हैं सर मिडिल लेयर के अंदर। मिडिल लेयर वाली एनबीएफसी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से ज्यादा अप्लीकेबल होते हैं एज कंपेयर्ड टू बेस लेयर। बेस लेयर पे मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशन, मिनिमल रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लीकेबल होते हैं, उनसे थोड़े से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां अप्लीकेबल होते हैं? मिडिल लेयर पे। हायर कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस एज कंपेयर्ड टू बेस, बेस से थोड़े से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। थर्ड पे आता है अपर लेयर। हमने अभी पढ़ा था स्केल बेस्ड में, स्केल बेस्ड में 4 क्लासिफिकेशन थे सर। सबसे पहली बेस लेयर, सेकंड मिडिल लेयर, और अब थर्ड कौन सी आई? अपर लेयर। सर अपर लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएगी? तो मैंने बोला कि अपर लेयर में वो एनबीएफसी आएगी जो टॉप 10 एनबीएफसी है इंडिया की बाय असेट साइज। इंडिया में कितनी एनबीएफसी है? सबके लिस्ट बनाओ एक्सेल पे, एक और कॉलम बनाओ कि इनकी असेट कितनी है। फिर देखो जिन एनबीएफसी की असेट साइज सबसे ज्यादा है उनको सबसे ऊपर ऊपर लिखते जाओ, और 1 से लेके 10 तक की एनबीएफसी को बोल दो कि चलो भाई स्वागत है आप सभी 10 एनबीएफसी का। कहां पे? अपर लेयर के अंदर। अपर लेयर वाली एनबीएफसी के ऊपर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट और हायर कंप्लायंसेस अप्लीकेबल होते हैं। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लगभग सब इन्हीं एनबीएफसी के ऊपर लग जाते हैं, ताकि आरबीआई इनको अच्छे से देख पाए कि ये कोई गलती तो नहीं कर रही है। ठीक। फिर आया फोर्थ टॉप लेयर। टॉप लेयर मतलब ऐसी एनबीएफसी जिनके ऊपर हाईएस्ट जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉसिबल है आरबीआई के, वो सब के सब लग जाते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशंस और सुपरविजन टॉप लेयर की एनबीएफसी के ऊपर होता है। पर सर टॉप लेयर की एनबीएफसी में आता कौन है? तो मैंने बोला कि भाई टॉप लेयर की एनबीएफसी खाली होती है। लो भाई ये क्या मजाक चल रहा है सर? अरे भाई रुको, मैं क्या बोल रहा हूं कि टॉप लेयर जो है वो जनरली खाली होती है, पर कभी कभी आरबीआई को जब लगता है कि किसी अपर लेयर वाली एनबीएफसी में सिग्निफिकेंट रिस्क है, किसी अपर लेयर वाली एनबीएफसी में सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो उस एनबीएफसी को अपर से निकाल के कहां ले आते हैं? टॉप लेयर के अंदर, और फिर बोलते हैं चलो भाई अब होगा दंगल, और अब हम आपको रखेंगे हाईएस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, हाईएस्ट सुपरविजन, हाईएस्ट कंट्रोल के अंदर आपको गवर्न और रेगुलेट किया जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल बेस्ड रेगुलेटरी। चार क्लासिफिकेशन इसके हैं, बेस, मिडिल, अपर और टॉप। ठीक। फिर आया एनबीएफसी बनाने के क्या फायदे हैं, क्यों कोई एक एनबीएफसी बनाएगा। पहला तो ये कि कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट एक एनबीएफसी ऑफर करती है वो बैंक के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? कॉम्पिटिटिव होते हैं। जैसे कि आपको डिपॉजिट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर देगी, आपको जब लोन देगी तो हो सकता है आपसे थोड़ा सा लोन का इंटरेस्ट रेट बैंक के कंपैरिजन में कम ले ले। दूसरा क्विक प्रोसेसिंग। अब देखो आप जानते हो बैंक का काम तो कैसा होता है, आधे समय तो उनके यहाँ लंच चलता है, आपका काम होता नहीं। पर एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। आप एनबीएफसी में जाएंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, तो आपको एनबीएफसी हो सकता है 1-2 दिन में लोन प्रोसेस करके आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे। वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक वहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेता है, तो क्विक प्रोसेसिंग जो है वो वहां पे नहीं होती है बैंक में, पर एनबीएफसी के केस में अवेलेबल होती है। तीसरा, लेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लेंडिंग आर नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज बैंक। आरबीआई जो है वो बैंक को ज्यादा मॉनिटर करता है, बैंक के ऊपर ज्यादा नजर रखता है, उनके कंपैरिजन में एनबीएफसी के ऊपर थोड़े से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। और चौथा, लास्ट रिसॉर्ट ऑफ बोरोविंग। ऐसे लोग जिन्हें बैंक लोन नहीं देती है, वैसे लोगों को लोन कौन देती है? एनबीएफसी। वो क्या बोलती है? सबका मालिक कौन? एनबीएफसी। तुमको कोई बैंक लोन नहीं दे रही, हमारे पास आ जाओ, हम दे देंगे। तुम्हारी क्रेडिट रिस्क ज्यादा है तो भी हम तुमको लोन दे देंगे, हालांकि तुमसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लेंगे। ठीक। कैटरिंग टू कस्टमर नीड। देखो भाई ये एनबीएफसी जो होती है ना, ये क्या, इनको कस्टमर का नॉलेज ज्यादा होता है, ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है, तो कस्टमर की प्रोफाइल को अच्छे से अंडरस्टैंड करती है और उन्हें कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पाती है। जिस तरह का लोन चाहिए, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, जितना आपको ईएमआई कितनी रखनी है, इंटरेस्ट कितना रखना है, कितने साल में लोन का रिपेमेंट करना है, ये सब क्या कस्टमाइजेशन हो जाता है। लोन किस टाइप का देना है आपको, उस तरह की सारी बात कस्टमाइजेशन कौन कर सकती है? एनबीएफसी। बैंक में वो इतनी चीजें पॉसिबल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आरबीआई उसको स्ट्रिक्टली गवर्न करता है। छठा, लोन टू कस्टमर विथ लो क्रेडिट स्कोर और हाई रिस्क बोरोवर। जिसके पास हाई रिस्क होती है, जिसके पास लो क्रेडिट स्कोर होता है, जो सिविल स्कोर होता है मान लीजिए वो आपका कम भी है, तो भी आपको लोन कौन दे देगा? एनबीएफसी आपको फिर भी लोन दे देती है, जो आपको एक बैंक वहां पे नहीं देती है। ठीक।
ठीक, अगर एनबीएफसी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो एनबीएफसी बनानी है तो सबसे पहले तो एनबीएफसी के नाम में ही क्या आता है, सी, कंपनी। एक कंपनी बनाओ, कंपनी से 2013 में, और जब कंपनी बनाओगे, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करोगे, उसके अंदर जब ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखोगे तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना कि इस कंपनी का काम क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा ध्यान रहे, जब आप एनबीएफसी बनाओगे तो 50-50 टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ा था। 50-50 टेस्ट, 50-50 टेस्ट जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे एनबीएफसी नहीं बोलेंगे। दूसरा, मिनिमम नेट ओन फंड होनी चाहिए आपकी कितनी, 200 लाख। 200 लाख मतलब कितना, 2 करोड़ रुपीस। एक एनबीएफसी के मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए कम से कम। जब ये दोनों बात हो जाए तो आरबीआई के पास जाना और सेक्शन 45IA के अंदर एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक, करवाना कैसे, कुछ नहीं, एप्लीकेशन फाइल करना, फिर आरबीआई आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करेगी और आरबीआई चेक करेगी कि डायरेक्टर्स के पास एनबीएफसी चलाने का बैकग्राउंड है या नहीं है, उनका सिविल रिकॉर्ड क्लीन है कि नहीं है, वो किसी को धोखा तो नहीं देना चाहते हैं, बिजनेस डेट्रीमेंटल मैनर में तो नहीं करना चाहते हैं, एडिक्वेट कैपिटल उनके पास है या नहीं। अगर सब बातें सही लगी तो आरबीआई आपको 30 दिनों के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देगा। एनबीएफसी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोला था ना सबसे पहले कंपनी बनाओ तो पहले तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाओ। दूसरा, मेन ऑब्जेक्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखी है या नहीं लिखी है उस चीज के प्रूफ के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक्सट्रैक्ट लेके आओ। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वही वाला पेज लेके आओ जहां पे ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात लिखी हुई है। ठीक है। तीसरा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन लेकर के आ जाओ कि हम एनबीएफसी का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, हम कस्टमर इंटरफेस नहीं करेंगे जब तक आरबीआई हमें ना बोल दे, हमने आरबीआई की जो फेयर प्रैक्टिस कोड होती है उसको अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो बोलो हाँ भाई हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर डिपॉजिट टेकिंग है तो कोई बात नहीं। आपका 2 करोड़ का नेट ओन फंड है वो कहाँ है, बैंक में होना चाहिए, उसकी एक फिक्स डिपॉजिट एफडी करवा लो और इस एफडी की एक रिसिप्ट लेकर के आ जाओ। पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ, ऑडिटेड लेकर के आना, बैंकर की रिपोर्ट लेकर के आओ, आपकी जो इतनी ग्रुप कंपनी है उन सभी की। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओ आरबीआई के पास तो आरबीआई आपको एज एन एनबीएफसी रजिस्टर कर लेगी और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। मैंने बोला कि एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, पर मैं ही बोल रहा हूं कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो नॉन बैंकिंग है, बैंक नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस दे रही है और कंपनी भी है, पर फिर भी आरबीआई के पास जाके उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी सेपरेट एक्ट द्वारा ऑलरेडी गवर्न हो रही है। फॉलोइंग आर द एंटिटीज, ये कुछ एंटिटीज हैं जो फाइनेंशियल सर्विस देती है पर उनको एग्जम्पशन है कि वो एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर करवाएं आरबीआई के पास जाकर के। क्यों, क्योंकि वो किसी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अदर स्पेसिफाइड एक्ट द्वारा गवर्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये हो सकता है चैप्टर नंबर 12 में से भी आ जाए। एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि चैप्टर 12 से आया है या चैप्टर नंबर 8 से आया है, पर आ जाएगा। क्या है इसके अंदर, ऐसी एनबीएफसी जो एग्जम्प्ट है टू रजिस्टर विद आरबीआई। सबसे पहला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्यों, क्योंकि वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड से गवर्न होती है। इंश्योरेंस कंपनी, क्यों, क्योंकि वो इरडा से गवर्न होती है। स्टॉक ब्रोकर्स, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंक, ये सेबी से गवर्न होते हैं। निधि कंपनी, कंपनी से 2013 से गवर्न होती है। चिट फंड, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इन एनबीएफसीज को या इन कंपनीज को एज अ एनबीएफसी रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सेपरेट एक्ट से गवर्न होती है। कुछ भी नई बात नहीं है, ये सारी कंपनीज हमने कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई है। फिर आया, मैंने बोला कि देखो भाई 2 तरह के टाइप्स में तो मैं तुमको पढ़ा चुका हूं एनबीएफसी के, एक तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एक डिपॉजिट टेकिंग, ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन कैसा है, स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है। ठीक, फिर एक है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। मैंने बोला एक और टाइप है एनबीएफसी का, एनबीएफसी का एक और टाइप्स है, उसका क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से होता है, एक्टिविटी के हिसाब से, कि एनबीएफसी किस तरह का काम करती है, एनबीएफसी क्या काम कर रही है। तो उसमें सबसे पहला आया असेट फाइनेंस कंपनी, ऐसी एनबीएफसी जो असेट फाइनेंस करने का काम करती है, असेट फाइनेंस करती है, फिजिकल असेट्स को फाइनेंस करती है। जैसे कि आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई मशीन खरीदनी है, आपको कोई गाड़ी घोड़े खरीदने हैं, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि भाई ये काम करने वाली एनबीएफसी को क्या बोलेंगे,
असेट फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी असेट फाइनेंस कंपनी। जैसे कि बजाज फाइनेंस, अरे जाते हो गाड़ी खरीदने तो वो खड़ा नहीं रहता है आदमी बाहर कि ले लो सर ले लो गाड़ी, हम आपको लोन करवा देंगे। तो क्या गाड़ी का लोन दे रहे हैं, तो क्या है, गाड़ी क्या है, एक असेट है, व्हीकल एक असेट है। तो असेट को फाइनेंस करने वाली एनबीएफसी को क्या बोलते हैं, असेट फाइनेंस कंपनी। असेट फाइनेंस कंपनी के लिए 50-50 टेस्ट अप्लीकेबल ना होते हुए 60-60 टेस्ट जो है वो अप्लीकेबल होता है। उनकी जो 60% ऑफ टोटल असेट और टोटल इनकम कहां से आनी चाहिए, फाइनेंशियल असेट से आनी चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी, नाम में ही लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या, मतलब वो कंपनी जो सिक्योरिटीज, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इनको खरीदती है और बेचती है, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, ये कोई लोन थोड़ी दे रही है, ये क्या करती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदती है। जैसे बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, उन्होंने इस कंपनी का नाम सुना होगा, बजाज फिनसर्व। फिनसर्व का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस, बजाज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नाम में लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने वाली कंपनी को फाइनेंस करती है, ऐसी एनबीएफसी को क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये वाली जो कंपनीज होती है वो अपना 75% ऑफ असेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में बांटती है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा काम ही क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करना। तो 75% ऑफ असेट इन लोगों की कहां जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में चली जाती है। इनकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होती है, 300 करोड़। वैसे तो मिनिमम नेट ओन फंड एनबीएफसी बनाने के लिए कितना होना चाहिए सर, 2 करोड़ रुपए। पर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वाली एनबीएफसी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वाली, तो ऐसे केसेस में आपका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 300 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। और एक रेशो होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो, वो भी मिनिमम कितना होना चाहिए, 15% का होना चाहिए। ऐसी एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, जैसे कि इसको हाईवे बनाना है, किसी को एयरपोर्ट बनाना है, तो पैसे कहां से लाओ, इन एनबीएफसी के पास चले जाओ, ये वाली एनबीएफसी आपको दे देगी। चौथा, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, लाइन बाय लाइन समझते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को परचेज करती है, सेल करती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या, अपने ही ग्रुप कंपनी की शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बाय करती है, उसे हम बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बोलते हुए हमने बोल दिया कि ऐसी एनबीएफसी जिनकी असेट कितनी हो, 100 करोड़ रुपीस की हो कम से कम। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी बाय करती है अपने ग्रुप कंपनीज की। इनकी असेट साइज होती है मिनिमम 100 करोड़ रुपीस, और इनकी जितनी भी असेट होती है उसका 90% ये लोग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के फॉर्म में ओन करते हैं। 90% ऑफ असेट्स इन द फॉर्म ऑफ या तो इक्विटी शेयर खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, लोन दे दिया, ये सब क्या है, ये सब है इन्वेस्टमेंट। तो आपके इन्वेस्टमेंट में कितना असेट होना चाहिए, आपका टोटल असेट का 90% इन्वेस्टमेंट में चले जाना चाहिए। और 90 तो उधर चला गया, पर 100 में से 60% कम से कम इक्विटी शेयर में खरीदना है। मतलब क्या बोला, आपकी टोटल असेट 100 करोड़ की है ना, तो 90 करोड़ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में होना चाहिए। अब ये इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर हमने क्या बोला, 60 तो कम से कम इक्विटी शेयर ही होना चाहिए। एटलीस्ट 60% ऑफ असेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आपकी होनी चाहिए। फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म डेट देते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी होती है उनको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी होती है उनको लॉन्ग टर्म डेट कौन प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये पैसे कहां से रेस करते हैं सर, ये बॉन्ड रेस करते हैं, लोगों को बॉन्ड देते हैं, उस बॉन्ड से ये खुद पैसा रेस करते हैं और फिर ये आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी को फाइनेंस करते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन कंपनी होती है वो इनकी ये वाली बॉन्ड खरीदती है। थोड़ी सी अननेसेसरी सी डिटेल्स हैं, थोड़ी सी अलग डिटेल है, पर क्योंकि मॉड्यूल में दी हुई है तो हम लोगों ने इसको एक बार देख लिया। कोशिश करना इसमें से जितना याद रख पाओ। छठा, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एमएफआई। ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है पर माइक्रो फाइनेंस करती है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे, छोटा। तो ऐसी एनबीएफसी जो छोटे लोन बांटती है,
छोटे मतलब कितने छोटे सर, 1,25,000 और 2 लाख रुपए तक के लोन जो देती है उन एनबीएफसी को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। स्मॉल लोन देती है 1,25,000 तक का रूरल एरिया में और 2 लाख रुपए तक का अर्बन एरिया, मतलब आप छोटे छोटे लोन दे रहे हो। ऐसी एनबीएफसी चलाने के लिए आपके पास कम से कम 10 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए। अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, एनबीएफसी बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 10 करोड़ का नेट ओन फंड आपका होना चाहिए, जिसका 85% कहां जाना चाहिए, क्वालिफाइंग असेट के अंदर। क्वालिफाइंग असेट मतलब क्या है सर, क्वालिफाइंग असेट मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस के आप लोन दे रहे हो ना, 1,25,000 और 2 लाख, इनको बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट। सेवेंथ, एनबीएफसी फैक्टर। आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा एक चैप्टर डेटर मैनेजमेंट, उसके अंदर आप लोगों ने फैक्टरिंग के बारे में पढ़ा होगा। फैक्टरिंग मतलब क्या होता है सर, हमें किसी हमारे डेटर से पैसे लेना है पर वो डेटर 3 महीने बाद पैसे देगा, तो हमने एक कंपनी को क्या बोला, डेटर कलेक्ट करने के राइट ट्रांसफर कर दिया और उससे इमीडिएट पैसा रिसीव कर लिया। मुझे एक डेटर से 10 लाख रुपए लेना था, पर ये 10 लाख रुपए वो मुझे 90 दिन बाद देने वाला था, 3 महीने बाद। मैंने बोला कि एक फैक्टरिंग कंपनी मेरे पास आई, उसने बोला कि सर 90 दिन वेट मत करो, आप हमसे 10 लाख की जगह 9 लाख रुपए आज ही ले लो और भूल जाओ, ये 10 लाख रुपए हम 3 महीने बाद कलेक्ट कर लेंगे। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं हो तो मत बेचो। पर ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में, और उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग करने वाला काम अगर कोई एनबीएफसी कर रही है तो हम उसे बोलते हैं कि ये एनबीएफसी क्या है, फैक्टर। These NBFC are engaged in the business of factoring, where they buy receivable or invoices from companies at discount। ठीक है, उनका 50% ऑफ असेट कहां जाना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस के अंदर, मतलब यहां पे 50-50 टेस्ट जो है वो अप्लीकेबल होगा। 8वीं हो गई मॉर्गेज गारंटी कंपनी, मतलब ऐसी एनबीएफसी जो गारंटी प्रोवाइड करती है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी प्रोवाइड मॉर्गेज गारंटी टू लेंडर इन केस बोरोवर डिफॉल्ट ऑन द लोन। अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो हम आपको पेमेंट करेंगे, ऐसी गारंटी देने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। उनका 90% ऑफ बिजनेस टर्नओवर मॉर्गेज गारंटी से आता है। इनके मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। 9th आ गया लोन कंपनी। सर लोन कंपनी मतलब वो कंपनी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन देती है, एडवांस देती है। अरे बिल्कुल जनरल, जैसे पर्सनल लोन चाहिए आपको, जो एनबीएफसी ये पर्सनल लोन देगी उसे हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ लोन कंपनी। बिल्कुल बेसिक वाली एनबीएफसी जो होती है उसे बोलते हैं लोन कंपनी। पर लोन कंपनी के अंदर असेट फाइनेंस कंपनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग क्लासिफिकेशन हमने दे दिया। तो असेट फाइनेंस कर रही है तो असेट है, और असेट फाइनेंस के अलावा आपको लोन लेना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोन कंपनी। ये एनबीएफसी पर्सनल लोन देती है, बिजनेस लोन देती है। ठीक। 10th, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये क्या करती है, ग्रुप कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड करती है। ये तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हम लोगों ने पढ़ी थी, लगभग सेम वैसा का वैसा क्लासिफिकेशन है। 11th है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। लो भाई, ये पढ़ाने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है पर असेट साइज जिनका 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। हाँ, सांस आई, थोड़ी 2 मिनट रुको, सांस लो और याद करो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुमको। मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एक एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दूसरा हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी एक तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही है। ये भी क्या कर, ये भी एक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस दे रही है और बैंक नहीं है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज ऑल्सो अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब वो एनबीएफसी जो क्या करती है, होम लोन देती है। सर होम लोन देती है किस चीज के लिए, आपको घर खरीदना हो, आपको घर बनाना हो, या आपको घर रेनोवेट करना हो, या आपको घर रिपेयर करना हो, इन सभी कामों के लिए लोन देने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये भी तो फाइनेंस ही दे रही है ना, लोन दे रही है आपको, घर खरीदो, घर बेचो, घर कंस्ट्रक्ट करो, घर रेनोवेट करो, रिपेयर करो, इसके लिए आपको क्या कर रही है, लोन। लोन दे रही है मतलब फाइनेंस का काम कर रही है, कंपनी भी है, बैंक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी एक एनबीएफसी होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर जो टेस्ट अप्लीकेबल होता है वो होता है 60-50। 60-50 एनबीएफसी में 50-50 था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में क्या होता है 60-50। 60% ऑफ असेट्स आर फाइनेंशियल असेट। इनकी जो 60% असेट्स है वो क्या है, फाइनेंशियल असेट्स होनी चाहिए। और टोटल इनकम का 50% इनकम कहां से आना चाहिए, 50% ऑफ टोटल असेट्स मस्ट बी हाउसिंग लोन। ठीक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होती है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 से। इसीलिए हमने पढ़ा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एज अ एनबीएफसी आरबीआई के पास रजिस्टर नहीं होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट एक्ट द्वारा रजिस्टर होती है, गवर्न होती है। क्यों हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाते हैं, क्या फायदे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाने के? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाने से क्या होता है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो रही है मार्केट में। जब हाउस बनेंगे, घर बनेंगे, तो सीमेंट की डिमांड होगी, ईंटों की डिमांड होगी, सैनिटरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारे फायदे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को गांवों में भी अच्छे घर की सुविधाएं मिलेगी। जो लोग गांवों से शहर में आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, कंजेशन हो रहा है, वो कंजेशन कम होगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जब अच्छा घर बनेगा तो अच्छे रोड बनेंगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सभी लोगों को, और जो पुराने हाउस हैं उन्हें आप रीबिल्ड कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपनी बनाओ कंपनी से 2013 में, और उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के सेक्शन नंबर 29A में रजिस्टर करवा लो। क्योंकि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के सेक्शन नंबर 29A में तो रजिस्ट्रेशन करवा लो भैया। ठीक, क्या क्या काम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है अगर आपको एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनानी है? तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि नाम में ही लिखा है कंपनी, तो सबसे पहले तो कंपनी बना लो कंपनी से 2013 में। दूसरा, आपका मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए कितना, 20 करोड़ रुपए का। वैसे तो एक एनबीएफसी को नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट होती है 2 करोड़, पर अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बना रहे हो तो कम से कम 20 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए। जो हो सकता है आरबीआई बदल भी दे किसी भी दिन, पर हमें उससे क्या मतलब, हमें तो अभी जून में एग्जाम देके पास होना है, हमें कितना याद रखना है, 20 करोड़। तीसरा, हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी एज अ ऑब्जेक्ट क्लॉज। जब कंपनी बनाओगे और ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखोगे तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना कि इस कंपनी का काम क्या है, हाउसिंग फाइनेंस करना, लोगों को घर बनाने के लिए लोन देना। ऑब्जेक्ट मेंशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम शेल बी फाइनेंसिंग हाउसिंग लोन, हम हाउसिंग लोन ही देंगे लोगों को। चौथा, जो हमारा मैनेजमेंट है कंपनी का वो गुड फेथ में काम करेगा और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा। हम ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग करना यूं भी अच्छी बात नहीं है, आप लोग तो समझते हैं। फिर आया नेट ऑन फंड। बहुत देर से चिल्ला रहे हो सर नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड। ये नेट ऑन फंड आखिरकार होता क्या है? पहले आपने बोला कि एक एनबीएफसी का मिनिमम नेट ऑन फंड 2 करोड़ होना चाहिए, फिर आपने बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मिनिमम नेट ऑन फंड 20 करोड़ होना चाहिए, और आपने बीच में 11 तरह की एनबीएफसी बताई थी, उसमें 11 तरह के नेट ऑन फंड और बताए थे। पर ये तो बताओ कि नेट ऑन फंड होता क्या है? तो मैंने बोला देख लो भाई, नेट ऑन फंड का मतलब क्या होता है। नेट ऑन फंड का मतलब होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसमें से माइनस करो अक्यूमुलेटेड लॉस, इसमें से माइनस करो इंटेंजिबल असेट, इसमें से माइनस करो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें से माइनस करो क्या, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है किसी और एनबीएफसी में, उस वो अमाउंट अगर 10% ऑफ ए से ज्यादा है। ए क्या है? ये जितना अमाउंट आया था उसका 10% निकालो, और ये अमाउंट अगर इस 10% से ज्यादा है तो उसको भी माइनस कर दो। नहीं आया समझ में, पढ़ लो, आ जाएगा। क्या लिखा है? एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब एडिशन, एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को जोड़ो, ठीक है, और उसमें से डिडक्ट करो। आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम, उसमें से क्या डिडक्ट करना है सर? अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉस, जितना भी अक्यूमुलेटेड लॉस है उसको माइनस करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करो। जितना भी इनटेंजिबल असेट्स हैं उनको भी माइनस कर दो। उसमें से फर्दर रिड्यूस करो, और रिड्यूस करो क्या? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इट सब्सिडरी,
इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी, अगर आपने आपकी कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने किसी दूसरे सेम ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, या आपने किसी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बुक वैल्यू से 10% ज्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी बुक वैल्यू आपके ए से, ये जो ए का अमाउंट निकला था इसके 10% से ज्यादा है, तो उसको माइनस कर दो तो आपका नेट ओन्ड फंड जो है वो निकल करके आ जाएगा। देखो थ्योरी याद करना जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम में आने के चांसेस लगभग 1% है, मतलब 99% चांस है कि आपको नेट ओन फंड का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड पूछेगा कि हाउ डू यू कैलकुलेट नेट ओन फंड, आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। तो जितनी थ्योरी मैंने लिखी है ये पूरी की पूरी थ्योरी एक पेज की आपको याद करनी है। ये किसी भी दिन आपको आगे से आके बोलेगी कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, लिख दो मुझे 3 नंबर में, और आप याद करके नहीं आओगे तो कैसे उसको जवाब दोगे। ठीक, फिर आया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ कैंसिल हो सकता है अगर उसने बिजनेस बंद कर दिया हो, उसने जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 है उसके टर्म्स एंड कंडीशन का कंप्लाइंस नहीं किया, या फिर उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उस बात को भी 3 महीने हो गए, तो ऐसे केस में आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो लाइसेंस है वो क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में पहले एनबीएफसी पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये नहीं पढ़ा, ये अंदर ही पढ़ा था इसके वापस से। अभी तक इस चैप्टर में हमने एनबीएफसी पढ़ा और पढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी। एआरसी समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझ लो। क्या हुआ, एक बैंक है, एक छोटू है और एक एबीसी नाम की कंपनी है। ठीक है, छोटू को पैसे की जरूरत थी तो ये कहां गया, बैंक के पास, बोला मुझे लोन दो। बैंक ने बोला हमारा काम ही है लोन देना, ये लो, कितने पैसे चाहिए? हमने बोला 10 करोड़। बैंक बोली ले जाओ, छोटू को 10 करोड़ दे दिए। छोटू ने क्या करा, 10 करोड़ लिए 5 सालों के लिए। छोटू बिल्कुल ईमानदार निकला, शुरू के 1 साल उसने 1 साल तक लोन का रीपेमेंट किया। ये 10 करोड़ का लोन पे 1 साल बाद अमाउंट हो गया मान लो 11 करोड़। अरे 10% का इंटरेस्ट तो लगेगा, 11 करोड़। छोटू ने क्या करा, 11 करोड़ में से 2 करोड़ का रीपेमेंट कर दिया, 1 साल में 2 करोड़ रुपए रीपे कर दिए। अभी कितना बचा बैलेंस, 9 करोड़ रुपए। ये 9 करोड़ किसको किसको देना है, छोटू को देना है बैंक को। छोटू ने बोला आप पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, जो आपसे बन पड़े वो कर लो, मैं तो पैसे नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पैसे तो डूब गए, ऐसा बोला छोटू। ठीक, बैंक बोली कि हम तुमसे रिकवर तो करके रहेंगे। अब बैंक को अगर पैसे रिकवर करना है तो बैंक क्या करेगी, छोटू ने जो असेट दी होगी उस असेट को बेच ऐसे नहीं सकते, पहले कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस चलेगा सालों साल, जब कोर्ट बोलेगी उसके बाद पैसा बिकेगा। तो प्रोसेस कैसी हो गई, बहुत लंबी। बैंक के पास राइट तो है 9 करोड़ कलेक्ट करने का, असेट भी है, हो सकता है वो असेट पूरी हो 9 करोड़ की, 9 करोड़ से ज्यादा की हो या 9 करोड़ से कम की हो, पर वो असेट बेचने के पहले बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़ेगी आपको, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा, कोर्ट तारीख पे तारीख देगी। अब बैंक बेचारे अपना बैंकिंग का काम करे या तुमसे असेट के पैसे कलेक्ट करते रहे। जो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, ये 9 करोड़ का, ये पैसा तुमसे कलेक्ट करते फिरे या उसका जो रोज का काम है रोजमर्रा का डिपॉजिट देना, लोन देना, वो काम करे। तो एक एबीसी नाम की कंपनी थी, उसने क्या बोला, वो बैंक के पास गई, उसने क्या बोला, अरे भाई बैंक एक काम करो, ये जो 9 करोड़ रुपए तुमको छोटू से लेना है ना, इनको भूल जाओ। बैंक ने बोला ये क्या बात कर रहे हो यार, 9 करोड़ भूल कैसे जाए? एबीसी वाले बोले भूलने से हमारा ये मतलब है कि ये 9 करोड़ के बदले 6 करोड़ रुपए हमसे ले जाओ और भूल जाओ, आपको 6 करोड़ रुपए हम आज ही दे देते हैं, ये 9 करोड़ कलेक्ट करने का राइट आप हमको दे दो। ये छोटू तुमको पैसे नहीं दे रहा ना, छोटू बदमाशी कर रहा है ना, छोटू की सारी बदमाशी हम निकाल देंगे, चिंता मत करो, हमारा काम ही यही है। पर तुम हमसे कितने ले जाओ, 6 करोड़, और हमें राइट दे दो कितना, 9 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का। तो बैंक ने बोला कि यार देखो थोड़ा नुकसान हो तो रहा है, पर ठीक है, अपने को 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अपन ये 6 करोड़ का लोन किसी तीसरे आदमी को दे देंगे, उससे इंटरेस्ट कमा लेंगे। अपना तो काम ही क्या है, लोगों को लोन पे पैसा देना, उससे इंटरेस्ट पैसा कमाना। ये दूसरों से पैसे कलेक्ट करने का, रिकवरी का काम अपना थोड़ी है, ये अपन काम इनको दे देते हैं। हालांकि 3 करोड़ का नुकसान हुआ बैंक को, पर फिर भी क्या हुआ कि आपको अभी भी
6 करोड़ रुपए कैश में मिल गए, जिससे आप आपका बैंकिंग का ऑपरेशन कर सकते हो। आपकी बैंक की बैलेंस शीट से एक 9 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग असेट खत्म हो गया, इसकी जगह परफॉर्मिंग 6 करोड़ रुपए आ गए जो आप फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम जो एबीसी कंपनी ने किया है, ये एबीसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं कि ये एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है सर। ये क्या है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब क्या। अब आपको देखो ये अच्छे से समझ में आएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बैड बैंक है, एक गंदी बैंक है जो आइसोलेट करती है। आइसोलेट मतलब हटाती है, आइसोलेट करती है नॉन परफॉर्मिंग असेट को फ्रॉम बैंक बैलेंस शीट। बैंक की बैलेंस शीट में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट आ रहे थे, उन असेट्स को क्या करती है, नॉन एआरसी क्या करती है, आइसोलेट करती है, हटाती है, उनको अक्वायर करती है डिस्काउंट पे और रिकवर करती है थ्रू इन्फोर्समेंट, सेटलमेंट और लिक्विडेशन। पैसा कलेक्ट करने का राइट किसके पास आ गया? वो एबीसी कंपनी जो एक एआरसी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब वो उस पैसे को कैसे रिकवर करेगी? या तो इन्फोर्समेंट के थ्रू, सेटलमेंट के थ्रू या लिक्विडेशन के थ्रू। इन्फोर्समेंट के थ्रू मतलब क्या? जो सिक्योरिटी छोटू ने दी होगी वो सिक्योरिटी को बेच देंगे और पैसा कलेक्ट कर लेंगे। सेटलमेंट का मतलब क्या? छोटू की स्थिति सही में दही नहीं थी, छोटू बोला देखो मेरे पास पैसे है ही नहीं, 6 करोड़ की बात कर रहे तुम, ये 5 करोड़ रुपए रखो और चलते बनो। तो हो सकता है सेटलमेंट भी कर ले कभी कभी, और लिक्विडेशन भी कर सकती है। लिक्विडेशन मतलब क्या? छोटू के सर पे आके नाचेंगे और बोलेंगे चलो भाई छोटू बिजनेस बंद करो, चलो भाई छोटू बिजनेस बंद करो, तुम्हारे बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं, सारी एसेट बेचते हैं और पैसा रिकवर करते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? एआरसी। क्यों? क्योंकि उनके पास काम ही है ये, उनका काम ही क्या होता है? लोगों से पैसा कलेक्ट करने का। इसी प्रोसेस को बोलते भी क्या है? सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं। कैसे एआरसी ऑपरेट करता है इसका एक मेथड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है सर, ये कैसे बैंक को मदद करती है? बैंक की हेल्थ को इंप्रूव करने में कैसे मदद करती है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे कंट्रीब्यूट करती है बैंक की हेल्थ को इंप्रूव करने में? या फिर एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सर। ये बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करती है। कैसे इंप्रूव करती है? ये क्या करती है? बैड लोन को बाय कर लेती है, गंदे लोन बाय कर लेती है बैंक से, और बैंक को बोलती है कि भाई तुम तुम्हारे कोर एक्टिविटी पे काम करो, तुम तुम्हारे कोर एक्टिविटी पे काम करो। कोर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बैंक की कोर एक्टिविटी होती है लोन देना, लोगों को लोन देना, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो अपनी कोर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करने का काम करने का अलाउ कौन करती है? एआरसी अलाउ करती है बैंक को कि भाई तुम तुम्हारे मेन काम पे काम करो, ये लोन वोन कलेक्ट करने का काम हमको दे दो। दूसरा, बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन करती है। जो बैंक की बैलेंस शीट थी उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिख रहे थे अभी बहुत सारे, वो सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या करी? खा गई। कौन? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब बैंक की बैलेंस शीट में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 10 करोड़ का दिख रहा था, उसकी जगह अब कैश दिख रहा है 7 करोड़ रुपए का। तो ये तो अच्छी बात है ना, बैंक की बैलेंस शीट कैसी हो गई? क्लीन। तीसरा, स्ट्रेंथन लिक्विडिटी एंड इकोनॉमी। लिक्विडिटी भी तो इंप्रूव करी बैंक की। अरे ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट था आपका 9 करोड़ रुपए का, इससे आपके पास कोई पैसा आ थोड़ी रहा था, पर ये जो हमने कैश दिया आपको, इससे तो आपके पास 6 करोड़ 7 करोड़ का कैश आया है, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई। चौथा, एक्सपर्टीज। देखो भाई ये जो इनका काम है ना, ये एक्सपर्ट होते हैं लोन को रिकवर करने में, लोन को रिजोल्यूशन और रीस्ट्रक्चरिंग में ये लोग बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, इनका रोज का काम ही यही होता है। पांचवा, मैक्सिमाइज करते हैं रिकवरी वैल्यू। कोशिश करते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर कर पाए। जैसे कि आपके 9 करोड़ के लोन को इन्हें 6 करोड़ में बाई किया था ना, ये लोग कोशिश करते हैं कि 9 करोड़ पूरा का पूरा रिकवर करें, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोन की वैल्यू रिकवर कर पाए। और साथ साथ में इनको प्रॉफिट भी होता है। ऑफकोर्स आपसे 6 करोड़ में बाय कराए, इनके पास 9 करोड़ कलेक्ट करने का राइट आ गया है, तो ये जो 3 करोड़ का पोटेंशियल प्रॉफिट है, हो सकता है 3 का ना हो, 2 का हो जाए, 1 का हो जाए, पर प्रॉफिट तो होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्काउंट पे बाई किया है। ठीक, फिर एक सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको रीडिंग पर्पस के लिए दी है कि देखो भाई अगर टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ने की इच्छा हो तो टेक्निकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। जो सिक्योरिटाइजेशन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, देखो उसको कैसे लिखा जाता है लीगल लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक कंपनी बनाओ, कंपनी से 2013 में, फिर आरबीआई के पास एप्लीकेशन सबमिट करो, उसे रजिस्टर करवा लो। आपके पिछले 3 सालों में लॉस नहीं होना चाहिए। आप सिक्योरिटाइजेशन कैसे करोगे उसके सफिशिएंट अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए। आप अपने सारे
डिपॉजिटर जिन्होंने एआरसी में पैसा लगाया है उन सभी को पैसा कैसे रीपे करोगे उसके बारे में होना चाहिए। डायरेक्टर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन का। सारे की पर्सन जो है वो फिट और प्रॉपर टेस्ट पास करना है। एक एआरसी को आरबीआई के सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है। एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, कंपनी में पैसा किसने इन्वेस्ट किया है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की डिटेल दो, कौन डायरेक्टर है कौन शेयर होल्डर है, सर्टिफिकेट लाओ कंपनी के ऑडिटर से, कंपनी के 3 सालों के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर के आओ, डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट लेकर के आओ। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? कम से कम 300 करोड़। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हमने 20 करोड़ का नेट ओन फंड पढ़ा, वैसे ही एक एआरसी में मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 300 करोड़ रुपीस का होना चाहिए सर। क्या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है उनकी भी एक डिटेल आप हमको दे दो। ये सारी डिटेल आप सबमिट कर दो और फिर आपके पास में क्या है, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन जाएगी। क्या क्या पढ़ लिया? एनबीएफसी पढ़ लिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ लिया, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमने एनबीएफसी के अंदर पढ़ा था। ऐसी एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस करती है, छोटे लोन देती है। छोटे लोन मतलब सर कितने छोटे लोन? सर 1,25,000 और 2 लाख रुपए तक के लोन। रूरल एरियाज में 1,25,000 तक के लोन और अर्बन एरिया में 2 लाख रुपए तक के लोन देती है। उन एनबीएफसीज को क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये लोग किनको लोन देती है? ऐसे पॉपुलेशन को जो कम पैसा कमाती है, लो इनकम पॉपुलेशन को लोन देती है। उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज। 1,25,000 और 2 लाख रुपए तक के लोन ये लोग देते हैं। इनकी कुछ एनबीएफसी के साइज के था, लोन का अमाउंट क्या होता है, साइज होता है, रीपेमेंट पीरियड छोटा होता है, कोई कोलेट्रल कोई सिक्योरिटी आपको इस लोन के लिए देनी नहीं पड़ती है। पर्पस कुछ भी हो सकता है लोन का, फ्लेक्सिबल, आप घर बनाने के लिए लो, गाड़ी खरीदने के लिए लो, पर्सनल लोन लो, बिजनेस लोन लो, सभी तरह के लोन आपको माइक्रो फाइनेंस में मिल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल छोटी छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाना हो तो कुछ नहीं, कंपनी बना लो सबसे पहले कंपनी से 2013 में, फिर आरबीआई के पास एप्लीकेशन कर दो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? वही बेसिक डॉक्यूमेंट जो अभी एआरसी के अंदर पड़े हुए थे, वही वाले। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल, बोर्ड रिजोल्यूशन, फिक्स डिपॉजिट की भाई 100 करोड़ का आपका मिनिमम 10 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए, उसकी डिपॉजिट की एफडी के रिसिप्ट लाओ, 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, डायरेक्टर के एजुकेशन प्रूफ लाओ, डायरेक्टर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आओ, बैंक की रिपोर्ट लेकर के आओ। बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट। आप देखो एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, एआरसी हो, सभी को बनाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोर और लेस सेम ही है, 19-20 का अंतर है सिर्फ। फिर आया निधि कंपनी। सर अभी तक हमने पढ़ा एनबीएफसी, फिर हमने पढ़ा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने पढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अभी जस्ट हमने पढ़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अब हम पढ़ रहे हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें ऑलरेडी याद आनी चाहिए। सेक्शन नंबर 406 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों का कंपनीज वाला है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है निधि कंपनी का मतलब क्या होता है। निधि कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने मेंबर्स में सेविंग की हैबिट को कल्टीवेट करना, अपने मेंबर्स को प्रोत्साहित करना कि भाई पैसा बचाओ, मनी इज मनी। जब पैसा बचाओगे तभी पैसा बुरे वक्त में आपके काम आएगा। ये चीज को बढ़ावा देने का काम कौन करती है? एक निधि कंपनी करती है। निधि कंपनी भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस देती है और बैंक नहीं है, एक एनबीएफसी है, पर इसको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है एज एन एनबीएफसी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी से 2013 से गवर्न होती है। तो निधि कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स में सेविंग की हैबिट को कल्टीवेट करना, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और अपने ही मेंबर को क्या करना? लोन बांटना। ये काम किसका होता है? एक निधि कंपनी का होता है। निधि कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या निधि कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन अपने सिर्फ मेंबर्स के साथ ही कर सकती है, मतलब लोन सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकती है, डिपॉजिट सिर्फ अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आपको निधि कंपनी का मेंबर बनना है तो कम से कम 100 रुपए के शेयर निधि कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती। निधि कंपनी को अगर अपनी ब्रांच खोलनी है या बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? भूलो मत, याद करो चैप्टर नंबर 2। अगर निधि कंपनी को अपनी ब्रांच ओपन करनी है तो अगर
सेम डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ओपन करनी है तो 3 ब्रांच तक तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 3 ब्रांच ओपन करने तक तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 3 से ज्यादा ओपन करनी है या डिस्ट्रिक्ट के बाहर ओपन करनी है तो आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको स्टेट से बाहर खोलनी है तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अगर आपको अपनी ब्रांच क्लोज करनी है निधि कंपनी को तो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसको डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने आपको यहां पे कर दिया ताकि एक बार आपको फिर से याद आ जाए। एक निधि कंपनी हमेशा एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर होती है और उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके लोन्स एंड डिपॉजिट कितने होने चाहिए, सिर्फ मेंबर्स को ही दे सकती है, ओनली और 2 मेंबर्स, मतलब लोन सिर्फ मेंबर को दे सकती है, डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से कलेक्ट कर सकती है। निधि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए। निधि कंपनी अपना डिविडेंड मैक्सिमम 25% डिक्लेयर कर सकती है नेट प्रॉफिट के ऊपर। निधि कंपनी के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन या फिर प्रोहिबिशन लगे हुए हैं, निधि कंपनी किसी और बिजनेस में इंगेज नहीं हो सकती जैसे कि चिट फंड के, हायर परचेज के, इंश्योरेंस के। निधि कंपनी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, निधि कंपनी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। निधि कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर नहीं कर सकती, अगर करना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। निधि कंपनी कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती, क्यों भाई, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, लोग अपने मेंबर से लोन लेना और उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। निधि कंपनी नॉन मेंबर से डील नहीं करेगी, सिर्फ मेंबर के साथ डील कर सकती है। एडवर्टीजमेंट नहीं देना है न्यूज़पेपर के अंदर कि चलो भाई हमारी निधि कंपनी में डिपॉजिट दो, सिर्फ मेंबर करेंगे और मेंबर को आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। और आप प्लेज भी नहीं कर सकते अपने मेंबर की सिक्योरिटी को। निधि कंपनी बनाने के क्या फायदे, देखो भाई, एनबीएफसी बनाने के फायदे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाने के, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के फायदे याद हो या ना हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोशिश करना कि एनबीएफसी के तो याद कर लो, हाउसिंग फाइनेंस और एआरसी के नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर निधि कंपनी के क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहला, मोबिलाइजेज स्मॉल सेविंग। जो निधि कंपनी होती है वो क्या करती है, पूल करती है, अट्रैक्ट करती है स्मॉल सेविंग्स को। लोगों के जो छोटे छोटे पैसे होते हैं वो उन सभी को सेव करके निधि कंपनी अपने पास रखती है, तो इससे लोगों में सेविंग की हैबिट कल्टीवेट होती है। कैटर करती है मिडिल क्लास को और उनको बोलती है कि भाई सेव करो ज्यादा से ज्यादा। सेकंड, गारंटीड रीपेमेंट। निधि कंपनी में जो लोन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, तो ऐसे केसेस में कोई भी लोन डूबेगा नहीं, ये आपको पता होता है। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ मेंबर से डील करते हो, मेंबर के शेयर आपके पास में रहते हैं। दूसरा, पीयर प्रेशर की वजह से भी जो बोरोवर्स हैं वो टाइम पे डिपॉजिट का रीपेमेंट कर देते हैं, गारंटीड रीपेमेंट हो जाती है। तीसरा, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हायर रेट ऑफ डिपॉजिट आपको मिलता है। यहाँ पे जो निधि कंपनी है वो ज्यादा डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको देती है बैंक के कंपैरिजन में। चौथा, क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप। जो लोग निधि कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है बैंक को चलाने का, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को भरोसा आता है कि हाँ भाई हमारे जो पैसे हैं वो निधि कंपनी में डूबेंगे नहीं। ये हमने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली, 5। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और निधि कंपनी। छठा हम पढ़ रहे हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब क्या, ध्यान रखना, पेमेंट बैंक का मतलब ही क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट बैंक या व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक। तो सर पेमेंट बैंक एक नया बैंकिंग मॉडल है जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाई थी। क्यों, ताकि फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस वाइडन किया जाए। वाइडन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हो, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई क्या लेकर आई थी, पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट। ये जो पेमेंट बैंक होती है ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब ये लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ लोन दे सकती है। सॉरी, ये जो पेमेंट बैंक होती है, ये लोगों से डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकती है पर लोन नहीं दे सकती। मैंने आपको वाइसा वर्सा बता दिया ना, वैसा नहीं। पेमेंट बैंक मतलब वो बैंक जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट तो कर सकती है पर उन्हें लोन नहीं दे सकती। और कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अभी पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए हुआ करती थी, अभी ये लिमिट कितनी है, 2 लाख। हो सकता है इस लिमिट को आरबीआई आगे भी बढ़ा दे, हमें कितनी याद रखनी है,
2 लाख रुपए। जो डिपॉजिट आपने लिए हैं उन डिपॉजिट के ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, आप करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप लोन नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। दे कैन नॉट लेंड। ना तो आप लोन दे सकते हो, ना ही आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकते हो। आप डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्या नहीं दे सकते? आप नहीं दे सकते लोन और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। साथ ही साथ आप एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधाएं दे सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पेमेंट बैंक का? कि भाई ऐसी जगह पर जहां पर मेन स्ट्रीम बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं करवा पाती है, वहां पे आप जाइए और वहां पे लोगों को फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस दीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी है, मतलब ऐसे दूर दराज के एरिया जहां पे बैंक नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं, तो ऐसे में बैंक अपनी ब्रांच ओपन नहीं करती है। तो वहां पे पेमेंट बैंक्स को क्या बोला कि तुम लोग जाओ और वहां पे बिजनेस करो। किसी पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो तो बहुत आसान प्रोसीजर है, वेरी इजी है। सिर्फ केवाईसी करवानी पड़ती है, छोटे छोटे बेसिक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे और आप अपना जो अकाउंट है वो एक जो अकाउंट है वो एक पेमेंट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। एक पेमेंट बैंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी से 2013 में कंपनी बनानी है और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक ठीक। तो सबसे पहले कंपनी बना लो कंपनी से 2013 में, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर लो और पेमेंट बैंक का लाइसेंस ऑब्टेन कर लो। एक पेमेंट बैंक अगर आपको चलानी है तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिनका कंप्लायंस आपको करना पड़ता है, ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला, पब्लिक कंपनी बनानी है। कंपनी से 2013 में प्राइवेट कंपनी बनती है, पब्लिक कंपनी बनती है। अगर आपको एक पेमेंट बैंक चलानी है तो पब्लिक कंपनी बनानी है, ध्यान रखना। दूसरा, आपकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपीस की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। तीसरा, पेमेंट बैंक कैन नॉट फॉर्म सब्सिडरी। पेमेंट बैंक जो होती है वो सब्सिडरी नहीं बना सकती। सब्सिडरी कब बनती है? जब आप 50% से ज्यादा क्या कर लो, 50% से ज्यादा आप क्या कर लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं किसी और कंपनी के, तो सब्सिडरी बन जाती है। हमने बोला पेमेंट बैंक सब्सिडरी फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक। शुरू के 5 सालों के लिए जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कम से कम 40% होनी चाहिए। मतलब प्रमोटर मतलब वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी वो अपने सारे शेयर शुरू के 5 साल नहीं बेच सकते, कम से कम 40% शेयर तो आप लोगों को होल्ड करने ही पड़ेंगे। फॉरेन शेयर होल्डिंग जितना आरबीआई अलाउ करे एफडीआई नॉर्म्स के अंदर उतने आप कर सकते हैं। छठा, अगर आप किसी भी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। देखो, एक पेमेंट बैंक है, वो पेमेंट बैंक किसी दूसरी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर खरीद रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। 50% से ज्यादा शेयर तो खरीद ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर पे सब्सिडरी बन जाती है और सब्सिडरी बनाना अलाउड नहीं है एक पेमेंट बैंक को। इसके अलावा लेंडिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि एक जो पेमेंट बैंक होती है वो लोन नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ सरनेम मत भूलना, पेमेंट बैंक को आखिरी में पेमेंट बैंक वर्ड यूज करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ जो आपकी 25% ब्रांच है वो आपको कहाँ खोलनी है? अनबैंक्ड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब गांव के एरिया, और उनमें भी वो वाले एरिया जो अनबैंक्ड हो। अनबैंक्ड मतलब जहां पे किसी बैंक की ब्रांचेस नहीं हो, वहां पे जाके तुम अपनी ब्रांच ओपन करना। फिर आया मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक मतलब माइक्रो यूनिट डेवलप्ड एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट की एक योजना आई थी, आपको याद हो अगर कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये किस दिन आई थी? 8 अप्रैल 2015 के दिन। इस योजना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हम आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करेंगे। कितने तक का? 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दे दो लोन। इसमें क्या बात हो गई? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम हमारे बजट में से एक इतना अमाउंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए देते हैं। तो अब आपको मान लो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिजनेस लोन लेना है, तो आप बैंक के पास गए। अब ये क्या मुद्रा बैंक नाम की कोई बैंक एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या, जहां पे आपको जाके एप्लीकेशन करनी है? आंसर इज नो। आपको अपने लोन की एप्लीकेशन तो अपनी बैंक में ही करनी है। जैसे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आईसीआईसीआई बैंक में, जिस भी बैंक में, उस बैंक में जाइए और वहां जाके बोलिए कि सर मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक में लोन लेना है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के अंदर मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपको क्या बोलेगी कि ठीक है सर, ये फॉर्म है, ये फॉर्म को आप फुलफिल कर दीजिए, हम आपको लोन दे देंगे। तो आप गए, आपने बोला कि हमें इतने अमाउंट का लोन चाहिए, उस बैंक ने आपकी एप्लीकेशन को चेक करा और वो लोन आपको दे दिया। ठीक है, अब जितने अमाउंट का लोन उसने आपको दिया है ना, ये अमाउंट वो जाके क्या कर लेगी, रीइंबर्स करवा लेगी। कहां से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मुद्रा बैंक से। अब समझो, एमएसएमई का मतलब क्या है? वो बिजनेस पर्सन। जैसे कि आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आप क्या, एक एमएसएमई है। एमएसएमई अप्लाई करती है कहां पे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या दूसरी बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है। ये जो लोन, ये जो बैंक है, ये आपकी एप्लीकेशन को चेक करती है और आपको लोन जो है वो डिसबर्स कर देती है। ठीक है, फिर जैसे ही वो डिसबर्स करती है, वंस दे डिसबर्स द लोन, वो मुद्रा बैंक के पास जाके बोलती है कि आप हमें रीफाइनेंस कर दो। हमने आपके बोलने पे 7 लाख रुपए का लोन दिया ना उसको, अब ये 7 लाख रुपए आप हमें वापस कर दो। तो ये जो मुद्रा बैंक होती है वो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी या बैंक को रीफाइनेंस करती है। स्टेज 1 में जो जिसको लोन चाहिए होता है वो बैंक के पास जाता है। स्टेप 2 में बैंक जो है वो उसको चेक करती है और लोन दे देती है। स्टेज 3 में वो मुद्रा फाइनेंस के पास जाके वहां से पैसे वापस से कलेक्ट कर लेता है। मुद्रा बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को, जो फिर बाद में एमएसएमई को, मतलब बिजनेस पर्सन को, बिजनेस ओनर्स को लोन प्रोवाइड कर देती है। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंदर 3 तरह के लोन होते हैं। मुद्रा स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो यंग और स्किल्ड लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को क्या करती है, लोन देती है। लोन 3 तरह के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब 50,000 तक का लोन, किशोर मतलब 5 लाख रुपए तक का लोन, तरुण मतलब 10 लाख रुपए तक का लोन। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। फिर मैंने बोला कि एक मुद्रा कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है। देखो क्या होता है, आपने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया मान लो बैंक से। अभी मुद्रा वाले लोन को भूल जाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को। आपने एक ऐसे ही किसी बैंक से जाके क्या करा, 10 लाख रुपए का लोन लिया। और किस चीज के लोन लिया? कि सर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे इस लोन की जरूरत रहती है। ये पूरे 10 लाख की जरूरत आज है क्या? नहीं, मुझे 10 लाख में से आज 1 लाख रुपए की जरूरत है। 3 लाख रुपए की जरूरत मुझे 3 महीने बाद पड़ेगी। 4 लाख रुपए की जरूरत मुझे 6 महीने बाद पड़ेगी। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है ना, कोई 10 लाख रुपए का लोन आपको आज तो चाहिए नहीं, पर क्या बैंक आपको इंटरेस्ट 1 लाख पे चार्ज करेगी, 3 लाख पे चार्ज करेगी, 4 लाख पे चार्ज करेगी या पूरे 10 लाख पे चार्ज करेगी? बैंक बोलेगी भाई तुमको पैसा कब यूज करना है उससे हमें क्या मतलब, तुमने तो हमसे फैसिलिटी आज ले ली ना, हम तो पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चालू कर देंगे। हम तो पूरा 10 लाख रुपए तुमसे इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर। ठीक। एमएसएमई वालों ने बोला कि सर हमको तो पैसे की जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल, पर पूरे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती सर, हमको तो छोटा छोटा अमाउंट चाहिए रहता है। आप हमारे ऊपर पूरा इंटरेस्ट आज ही से लेने लग जाओगे तो हम इतना इंटरेस्ट का बर्डन कैसे बियर करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, हम एक मुद्रा कार्ड का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मुद्रा कार्ड एक एटीएम जैसा कार्ड हम आपको देंगे और आपको जब जब जितने जितने पैसे की जरूरत पड़े ना, आप उतना उतना पैसा विड्रॉ करते जाना और उतने उतने पैसे के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। आपने जब 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जब आपने 2 लाख विड्रॉ कर लिए और, तो अब आपके ऊपर 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। जब आपने 3 और विड्रॉ कर लिए तो आपके ऊपर 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। आपने फिर 2 विड्रॉ कर लिए तो आपके ऊपर 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे क्या होता है, इससे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो मिनिमम लगता है। मुद्रा कार्ड मतलब एक ऐसा डेबिट कार्ड जो मुद्रा लोन अकाउंट के ऊपर मिलता है ताकि आप आपके वर्किंग कैपिटल लोन को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। ये बोरोवर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल विड्रॉ कर पाए, जब जब जरूरत पड़ पाए तब तब विड्रॉ कर पाए, और इंटरेस्ट का बर्डन आपका इसके ऊपर मिनिमम रखा जाएगा। ये जो है पूरी कंट्री में कहीं भी यूज किया जा सकता है कैश विड्रॉ करने के लिए। किसी भी एटीएम कार्ड में आप इस कार्ड को लगा सकते हैं। किसी भी पीओएस मशीन, जो वो मशीन होती है जिसमें एटीएम कार्ड लगता है, हम दुकानों पे जाते हैं, वो जो पीओएस छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर भी ये वाला कार्ड जो है वो चलता है। ध्यान रखना, मुद्रा कार्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज चिट फंड। अभी तक हमने 7 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा एनबीएफसी, फिर हमने पढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फिर हमने पढ़ा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर हमने पढ़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर हमने पढ़ा निधि कंपनी, फिर हमने पढ़ा पेमेंट बैंक, फिर हमने पढ़ा मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं चिट फंड। ठीक।
चिट फंड का मतलब क्या होता है? चिट फंड मतलब एक ऐसी स्कीम जहां पे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मनी पूल करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे इतने समय के अंदर, जैसे कि लॉटरी होती है। चिट फंड क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि किटी पार्टीज होती है घर पे, बिल्कुल जैसे किटी पार्टीज होती है सेम टू सेम क्या होता है चिट फंड। जैसे कि 10 लोग हैं, 10 पीपल्स हैं देयर, 10 लोग हैं, इन 10 लोगों ने क्या किया, बोला कि 5,000 रुपए हम सभी लोग जमा करते हैं। 10 लोगों ने 5,000 जमा, कितना हो गया 50,000 रुपए, 50,000 आ गए। अब इन्होंने क्या बोला, किसको पैसे की जरूरत है? सभी ने बोला पैसे की जरूरत तो सभी को रहती है। हमने बोला कि यार जो सबसे कम में इस 50,000 को खरीदेगा हम उसे दे देंगे। तो जो ए नाम का पर्सन था उसने बोला कि 49,000 रुपीज में मुझे दे दो, बी ने बोला 40,000 में दे दो, सी ने बोला 35,000 में दे दो, सी ने क्या बोला 35,000 में दे दो। ऐसे ही करके डी ई एफ सभी ने बोल दिया। जिसने सबसे लो बीड करी हमने उसको क्या किया, 50,000 रुपए उधार दे दिए। 50,000 हमारे पास थे, उसने ये 50,000 35,000 में खरीद लिए, 15,000 का फायदा हो गया। ये 15,000 का फायदा 10 लोगों में बढ़ जाएगा, 1500 सभी को मिले। इस 1500 के क्या होगी, पार्टी। इन 15,000 रुपए का क्या किया जाएगा, पार्टी की जाएगी, सभी लोगों को बांट दिए जाएंगे। जो 35,000 आपने लिए हैं आपको वो रीपे कितने करने, पूरे 50,000। अगली बार आपको पूरे 50,000 देने, अगली बार 10 लोग वापस से कंट्रीब्यूट करेंगे 5,000, 10 लोग वापस से कंट्रीब्यूट करेंगे 5,000, वापस से अगली बार कितने पैसे हो जाएंगे 50,000। अब हम 9 लोगों से पूछेंगे, 10 से नहीं, क्योंकि एक को तो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं। इन 9 लोगों से पूछेंगे किसको पैसे की जरूरत है, तो वापस से सब बिड करेंगे अलग अलग। मान लो डी नाम के आदमी ने बोला 42,000, 42,000 से कम किसी ने नहीं बोला, तो हमने 42,000 वाले को दे दिए। अब फायदा कितना हुआ 8,000। ये 8,000 का फायदा वापस से 10 लोगों में बढ़ जाएगा। फिर से ये अगली बार 10 लोग जो है मिलके वो 5,000 देंगे, 50,000 हो गए। अब 50,000 8 लोगों से पूछेंगे, ऐसे करके ये चलता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चिट फंड। तो चिट फंड का काम होता है, चिट फंड भी क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है, ये भी कोई कंपनी देती है। वैसे तो चिट फंड का बिजनेस करना अलाउड नहीं होता है, चिट फंड का बिजनेस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिस कंपनी को अलाउ करेगी वो कंपनी स्टेट चिट फंड का काम कर सकती है। तो ऐसे कौन से एक्ट होते हैं जो एक चिट फंड कंपनी को कंप्लायंस करने पड़ते हैं? चिट फंड कंपनी किन एक्ट से गवर्न होती है, किस स्टैट्यूट से गवर्न होती है, कौन कौन से एक्ट हैं जो एक चिट फंड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं? सबसे पहले तो चिट फंड एक्ट 1982 जो मेन एक्ट है वो वाला चिट फंड एक्ट 1982। फिर हर स्टेट के अलग अलग एक्ट हैं, जैसे कि तमिलनाडु चिट फंड एक्ट 1961, चिट फंड कर्नाटका रूल्स 1983, दिल्ली चिट फंड रूल्स 2007, महाराष्ट्र चिट फंड 1975, वेस्ट बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर बिल 2013, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। इन 7 एक्ट का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। ये 7 की जगह हो सकता है 20 भी होते, वो तो आपके इंस्टीट्यूट की कृपा है कि उन्होंने मॉड्यूल में कितने लिखे हैं, 7। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार। फिर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक चिट फंड कंपनी के ऊपर लगाती है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिट फंड कंपनी के ऊपर लगाती है? सबसे पहला, अगर आपको चिट फंड का काम करना है तो यू शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी ही चिट फंड का काम कर सकती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म या फैमिली चिट फंड का काम नहीं कर सकती। इसीलिए हम बोलते हैं कि किटी पार्टी जो होती है वो इलीगल होती है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली चला रही है, कोई कंपनी तो आपने बनाई नहीं है। सेकेंड, चिट फंड कंपनी जो है वो चिट फंड एक्ट 1982 और रजिस्ट्रार ऑफ चिट के पास रजिस्टर होनी चाहिए। जब तक आप उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे तब तक चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकते। तीसरा, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हैं वो 40% हो सकता है। जैसे कि 50,000 था हमारा, 50,000 का 40% कितना होता है सर, 20,000। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, 20,000। मतलब आप 50,000 को 30,000 से कम में नहीं बेच सकते। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है, 20,000 रुपीज। चौथा, मैंडेटरी टू कीप 1 मंथ चिट अमाउंट ऑफ ऑल सब्सक्राइबर विथ आरबीआई। पहले महीने की जो चिट का अमाउंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना है। शुरू के महीने का 50,000 कहां जमा होगा, आरबीआई के पास। पांचवा,
जो भी लोग चिट फंड के सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो 10 लोग थे, उन सभी 10 की डिटेल्स आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फर्निश करनी पड़ेगी। ये सभी डिटेल्स आपको किसको बतानी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करनी पड़ेगी। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितने टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हमने फटाफट से खत्म करने की कोशिश करी। थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फटाफट से मैं इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन पे मैं आपकी एक बार नजर घुमवा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, पेमेंट बैंक is a new model of business conceptualized by Reserve Bank of India। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पेमेंट बैंक का इंट्रोडक्शन, वो पेमेंट बैंक का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर पे लिखना हुआ है। ये देखो, ये गया पेमेंट बैंक। ये पेमेंट बैंक का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको एग्जाम में लिखना है। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनानी है तो उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं? 4 क्राइटेरिया होते हैं, याद आने चाहिए। सबसे पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा, मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस का। तीसरा, मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए। और चौथा, मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए 20 करोड़ रुपीस का। वही लिखी हुई है, सेम सारी बातें। फिर एक क्वेश्चन आया, क्या रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने इंपोज करें चिट फंड बिजनेस के ऊपर? सबसे लास्ट में जो 5 चीजें पढ़ी थी हमने, सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 5 चीजें, 5 पॉइंट्स पढ़े थे। कंपनी होनी चाहिए, 40% से डिस्काउंट अलाउड नहीं है ज्यादा, चिट फंड एक 1982 में रजिस्टर होना चाहिए, आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी है पहली चिट का अमाउंट, और आरबीआई के पास सभी सब्सक्राइबर की डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। ABC Financial Service, a community-based financial institution, exploring the incorporation of a निधि कंपनी। एक निधि कंपनी बनाना चाहते हैं। Institution seeks your advice on benefit of incorporating a निधि कंपनी। निधि कंपनी बनाने के क्या फायदे होते हैं, या फिर निधि कंपनी के क्या बनाने के क्या फायदे होते हैं? देखो भाई, 2 बार एग्जाम में, सलंग एग्जाम्स में पूछा गया है। वो 4 पॉइंट, स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, रिस्क को मिनिमाइज करती है, हायर इंटरेस्ट पे लोन देती है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओटीएम फाइनेंशियल सर्विस है जिसको लाइसेंस मिला है पेमेंट बैंक चलाने का फ्रॉम आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दे दिया है कि पेमेंट बैंक चला लो, कोई दिक्कत नहीं। एज पर द टर्म्स ऑफ लाइसेंस, where compliance including KYC verification are required to be complied from time to time, OTP made various non-compliance and accordingly lot of restrictions were imposed by RBI। क्या हुआ? ओटीएम को लाइसेंस दिया गया पेमेंट बैंक चलाने का, पर उसने पेमेंट बैंक चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका कंप्लायंस नहीं किया, और उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दी। देयर आफ्टर आरबीआई अप्रूव्ड अ स्कीम बाय विच पेमेंट बैंक में बी ट्रांसफर टू एनी पीएसयू। फिर आरबीआई ने बोला कि आप आपकी पेमेंट बैंक को बेच सकते हो किसी भी पीएसयू को। तो एक लीडिंग पीएसयू थी इंडिया में जिसने पेमेंट बैंक को खरीद लिया, ओटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीद लिया। बिफोर मेकिंग एनी ऑफर, मैनेजमेंट ऑफ बैंक रिक्वायर चेक पॉइंट टू बी कंसीडर्ड बाय टर्म्स एट फॉर रनिंग द बिजनेस ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक चलाने के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो एक पेमेंट बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। याद आ रहा है, पेमेंट बैंक सरनेम यूज करना पड़ेगा, शुरू के 5 साल 40% प्रमोटर की सब होल्डिंग होनी चाहिए, सब्सिडरी फॉर्म नहीं कर सकती, 5% से ज्यादा शेयर खरीदने पर आरबीआई से पूछना पड़ेगा, आप लेंडिंग का काम नहीं कर सकते, मिनिमम 300 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने कहाँ पढ़ी थी? इसके अंदर पढ़ी थी। आप डिपॉजिट सिर्फ आपका 2 लाख रुपए तक का ही ले सकते हो। ठीक, फिर आया रेजिलियंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम क्या है? रेजिलियंस, जो इमर्ज इन द रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ एनपीए। बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रही थी, तो एक कंपनी उभर के आई जिसका नाम क्या था? रेजिलियंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। हाउ डज RARC रेजिलियंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक। एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे मदद करती है बैंक को हेल्थ इंप्रूव करने में, बैंक की हेल्थ कैसे इंप्रूव की है? तो एनपीए कम होते हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, डेट रिकवरी की प्रोफेशनल रिकवरी होती है, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी आती है। ये रहा टॉपिक। ये रहा
कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ बैंक, कैसे बैंक की हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है चित्रा चिटफंड कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन 2015, चित्रा चिटफंड नाम की एक कंपनी है जो 2015 में बनी, स्मॉल टाउन इन इंडिया में ऑपरेट करती है फॉर अ लोकल रेसिडेंट टू सेव एंड बोरो मनी थ्रू अ ट्रेडिशनल चिट फंड सिस्टम विद अ ग्रोइंग कस्टमर बेस, कंपनी एम्स टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन व्हाइल इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आरबीआई चिट फंड कंपनी के ऊपर लगाती है, सेम क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड मतलब क्या, आपको मैंने एक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, वही सेम क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। फिर एक क्वेश्चन आया था कि क्या मेथड होती है नेट ओन फंड को कैलकुलेट करने की, नेट ओन फंड कैलकुलेट करने की मेथड हम लोगों ने पढ़ी थी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इंटेंजिबल असेट्स, उसमें से माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसी एक्सीडिंग 10% ऑफ ए अबव, ए का मतलब ये रहा। ठीक है, याद आ रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर को आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव में रिवाइज करवा पाया। इस चैप्टर में जितनी बातें थी हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ी, कॉन्सेप्चुअली वाइज पूरा पढ़ा, बाद में सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम्स में इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट होइए। मिलता हूं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।